नमस्कार और आप सबका स्वागत है। हमारे साथ अभी हैं राम माधव जी, आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, और मनीष तिवारी, कांग्रेस एमपी लोकसभा आनंदपुर साहिब से। आप दोनों का स्वागत है। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे चाइना के ऊपर और G20 के ऊपर, लेकिन फर्स्ट आई वांटेड टू आस्क यू मनीष, आपके पहले आए थे हमारे यहाँ भगवत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कांग्रेस के बारे में काफ़ी एक दिलचस्प बात कही। ही सेज कांग्रेस पार्टी इज लाइक द एक्सचेंज, दे हैव MPs, MLAs, एंड एनी पार्टी दैट बिड्स फॉर देम दे आर रेडी टू सेल देम, दे हैव समथिंग, आई एम पैराफ्रेजिंग। तो आप मुझसे इस पे टिप्पणी चाहती हैं? बिल्कुल, आपका रिएक्शन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ऐसा है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑपरेशन लोटस हमारे विधायकों के ऊपर शुरू किया है, हर आदमी को 25-25 करोड़ रुपया ऑफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ सभागृह में एक उनके मंत्री बैठे थे, तो अपने एक विधायक से मजाक में कहने लगे, बोले 25 करोड़ में तो सारे जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए भगवंत मान जी की बात भगवंत मान जी ही जाने, पर मैं उम्मीद करूँगा कि जो पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है और बड़ी विभिन्न चुनौतियां हैं पंजाब की, उस प्रदेश को वो सुचारू ढंग से चलाएं, क्योंकि जब पंजाब की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और पिछले 6 महीनों से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कोई हालात पंजाब के अच्छे नहीं हैं और मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। चलिए, हम उसका जवाब अगले कॉन्क्लेव में लेंगे जब भगवत मान वापस आएंगे। लेकिन आज की चर्चा शुरू करते हैं। राम माधव जी, G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है एंड इट्स अ बिग डील कि इंडिया को विश्व गुरु के तरफ से बनाया जा रहा है। हम अपने इसको कह रहे हैं, दिस विल ऑल्सो मेक अ केस फॉर द UN सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रॉन्गर। लेकिन एक तो मुझे ये पूछना है कि ये इट इज़ ऑल्सो बाय रोटेशन, सो आर वी गिविंग टू मच क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द BJP बाय सेइंग कि उनकी वजह से हुआ है? नहीं, क्रेडिट प्रधानमंत्री या बीजेपी के लिए नहीं, बट भारत के लिए जरूर ले कि क्योंकि एक क्रिटिकल अवसर पे, क्रिटिकल मौके पर G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिल रहा है। बात सही है, रोटेशन में आता है, 2009 से एक एक देश को जा रहा है। हमारे पास लास्ट ईयर आना था, इस साल आया है। बट जब भी आया हो, जब दुनिया एक क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा हो, जिसमें यूक्रेन वॉर एक तरफ है, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट एक तरफ दुनिया पर है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ऐसे में हम G20 का प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो अच्छी तरह इस समय भारत एक अपना मैसेज दे सके, उस दृष्टि से पूरे देश के लिए एक अच्छा अवसर है, उसी दृष्टि से उसको लेना चाहिए। मनीष, योर रिएक्शन टू इंडिया गेटिंग G20 प्रेसिडेंसी, क्या कुछ ज़्यादा ही, लाइक मैं सेम क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि क्या ये ज़्यादा ही श्रेय BJP ले रही है इसमें कांग्रेस, और इट्स अ बिल्ड अप थिंग, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपेंड बिकॉज द BJP इज इन पावर? देखिए, बुनियादी बात ये है कि आपको G20 का निर्माण कैसे हुआ उसकी तय में जाने की ज़रूरत है। 1997 में जब एशिया में वित्तीय संकट आया, जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, तो 1999 में ये पाया गया कि जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उसमें वो क्षमता नहीं है कि जो चुनौतियां आर्थिक तौर से दुनिया के सामने आ रही हैं उनसे निपटा जा सके। तो G20 का निर्माण हुआ और शुरू में ये जो वित्त मंत्री थे G20 मुल्कों के और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, ये उनका एक समूह था। फिर जब 2008 की महामंदी आई तो ये पाया गया कि ये संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसको अपस्केल करके जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, उनके स्तर पर इसको दोबारा से पिरोया गया और 2008 से वो प्रक्रिया चल रही है। और राम माधव जी सही कह रहे थे कि भारत को ये G20 की जो अध्यक्षता है
इस बात सही है कि ये बाय रोटेशन है, पर एक ऐसे समय पे मिली है जब दुनिया के सामने बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों का उन्होंने जिक्र किया, और अगर भारत किसी तरीके से, खासकर जो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें कोई रचनात्मक भूमिका निभा पाए, और उसके साथ साथ दुनिया को ये जो आर्थिक संकट कोविड की वजह से और गहराता जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि चीन में किस तरह की तबाही हो रही है, इसके बावजूद कि चीन में 122% वैक्सीनेशन है, मतलब उन्होंने अपनी जनसंख्या से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रखा है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही चुनौती भरा समय है। और इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, और ख़ासकर जो सुरक्षा परिषद है, वो जो पावर बैलेंस है दुनिया का दूसरे महायुद्ध के बाद, उसका प्रतीक है। क्या उसको भारत किसी तरह से इस G20 के माध्यम से मॉडर्नाइज कर पाएगा, कंटेम्पराइज कर पाएगा? तो ये एक मौका है भारत के लिए कि हम G20 की जो अध्यक्षता है, इस ग्रुप की जो अध्यक्षता है, उसको सुचारू रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसको लेके जी मनीष ने बोला अबाउट रशिया यूक्रेन, लेकिन एक और स्टैंड ऑफ भी हो रहा है साइनो यूएस, चाइना और यूएसए का। उसमें इंडिया का भी रोल आता है, बिकॉज चाइना जो हमारे पर आक्रमण कर रही है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि हम चाइना को, जो G20 की हिस्सा है, उनको साथ ले जाएं? हाउ वी हैंडल चाइना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट, कीपिंग इन माइंड G20? नहीं, देखिए, G20 कोई बायलैटरल इश्यूज का फोरम नहीं है। G20 के अंदर जो 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है, इनमें आपस में बहुत सारे झगड़े हैं। रशिया भी है G20 में, अमेरिका भी है। तो इसलिए G20 को कोई बायलैटरल मुद्दों के साथ जोड़कर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो फोरम नहीं है उसके लिए। पर G20 मुख्य रूप से दुनिया के आर्थिक मामलों में जो संपन्न देश है, जिनका जीडीपी लगभग दुनिया के आज के दिन में तो 85% भी कह सकते। जब बना था तो इतना नहीं था, पर आज क्योंकि चीन भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया, तो दुनिया का 85% जीडीपी जिन देशों के हाथ में है, यानी लगभग दुनिया का अर्थव्यवस्था जिनके हाथ में है, वो देश साथ आ रहे हैं। और याद रखना कि 2023 इकोनॉमी की दृष्टि से दुनिया का, अभी 2008 की बात आई है, 2008 से भी ज्यादा मंदी का वर्ष होने वाला है, ऐसा है, प्रोजेक्शंस है। नहीं हो, ये हम सबकी अपेक्षा होगी, बट प्रोजेक्शंस आर दैट देयर इज गोइंग टू बी वेरी मेजर रिसेशन इन द वर्ल्ड 2023। ऐसे समय में दुनिया की सभी देश अपने अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ठीक चलाए, सप्लाई लेन्स को कैसे ठीक रखे, एक दूसरे का मदद कैसे करे, अर्थव्यवस्था का कोलैप्स ना हो, इसके लिए क्या करे, उसके लिए बहुत बड़ा एक वर्ष, ये आने वाला वर्ष हो रहा है। उस दृष्टि से महत्व का है, हम उसी पर G20 को देखना चाहिए। रही बात चाइना तो आज एक अपना जो डिक्टेटोरियल या अथॉरिटेरियन रेजिम लेकर जो दुनिया के सामने आया है, इसका तो दुनिया भर में आज एक डर है, एक प्रकार का विरोध है। मैं रशिया में था, रशिया भले ही रशियन लीडरशिप और चाइनीज लीडरशिप एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध आज रखते हैं, मजबूरी के कारण रखते होंगे, जो भी रखते होंगे रखते हैं, बट आज वहां भी काफी कुछ रिसेंटमेंट भी है, फियर भी है, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र में चाइना घुस रहा है, सेंट्रल एशिया पूरा चाइना के हाथ में जा रहा है। इसलिए बायलैटरली, रीजनली काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, G20 उसका फोरम नहीं है। एक छोटा सा बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, जब ऐसा बड़ा अवसर आता है ना, लीडरशिप को उसका श्रेय आना स्वाभाविक है। मुझे बहुत याद है, मैं बहुत छोटा था, एशियन गेम्स हुए थे 1982 में इंडिया में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। आसियाड के लिए नए प्रकार के बसेस आए थे, वो बसेस को एशियन गेम्स के बाद देश के तमाम राज्यों के राजधानियों में भेजा गया था। उस बसेस का नाम होता था आसियाड बसेस। आसियाड बसेस में चढ़ने के लिए स्पेशल टिकट लगता था। एक वो श्रेय मिलता है स्वाभाविक। उसी प्रकार जब इस समय G20 हो रहा हो और ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा हो, तो स्वाभाविक है उसको कंडक्ट करने का एक श्रेय भारत सरकार को मिलेगा, प्रधानमंत्री को मिलेगा। उसको कोई बहुत बड़ा आपत्ति के रूप में किसी को उठाना नहीं चाहिए, वो देश का ही सम्मान है।
But I agree, it is a bilateral issue. But Manish, if you see the media in China and otherwise कह रहे हैं कि अगर ये इशू रिजॉल्व ना होए तो इंडिया की अथॉरिटी पे क्या क्वेश्चन मार्क होगा, और इज दैट जस्ट चाइनीज प्रोपेगेंडा? देखिए, आज की तारीख में दुनिया में एक बहुत ही गंभीर विचारात्मक विडंबना फिर से पनपी है। एक तरफ तो लोकतांत्रिक मुल्क हैं जो ये चाहते हैं कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, अब इसके ऊपर भी सवाल है कि वो किसके कानून है, पर अगर लूजली उस शब्द को इस्तेमाल किया जाए कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसको चीन और रूस की तरफ से चुनौती मिल रही है। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2022 में, शायद 4 फरवरी 2022 को जब चीन में विंटर ओलंपिक्स चल रही थी, तो राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौता हुआ था कि दी अग्रीड प्रिंसिपल्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चीन और रूस और कुछ और मुल्क जो एक व्यवस्था 1945 से बनी हुई है, उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें भारत को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो एक लोकतांत्रिक ढांचा, जिसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसकी संरचना हुई थी G20 के माध्यम से, इसकी किस तरह से रक्षा और सुरक्षा की जाए, और इसमें किस कूटनीतिक प्रकार से रूस और चीन जो इसको चुनौती दे रहे हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि जो आपका सवाल है कि अगर सरहद के ऊपर तनाव नहीं कम हुआ तो भारत की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि अप्रैल 2020 से जो हमारी सरहद के ऊपर चल रहा है और जिस पे हम संसद पे चर्चा मांगते आए हैं, वो कोई भारत की करनी से नहीं है। भारत ने स्टेटस को बदलने की कोशिश नहीं की है। वो स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन की तरफ से निरंतर और लगातार होती रही है। अभी जो त्वांग में हादसा हुआ है वो एक उसका सार्वजनिक उदाहरण है। तो उस परिस्थिति में जो बड़ी विचारात्मक लड़ाई रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में छिड़ गई है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, इस G20 में भारत उसको किस तरह से हैंडल करेगा, इसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि G20 का जो आउटकम है वो हमारे स्वरूप और उन लोगों के स्वरूप जो इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं उनके स्वरूप निकले। तो जो थैंक यू। सो जो जैसे कि मनीष ने कहा, दिस इज ऑल्सो थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग, न्यू इक्वेशंस आर बीइंग फॉर्म, चाइना यूक्रेन, सॉरी रशिया यूक्रेन को देख लें, चाहे चाइना यूएस, इंडिया हैज़ अ चांस नाउ टू यूज दिस टू इट्स एडवांटेज। सो हाउ डू वी यूज दिस? भारत G20 के इस इवेंट के अवसर पर, क्योंकि G20 केवल G20 के समिट लेवल मीटिंग का अकेला नहीं होता है। G20 के साल भर में अनेक स्तरों पर फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, फिर ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, ऑफिशियल्स मिलते हैं, अनेक लेवल्स पर मीटिंग्स होते हैं। तो भारत के लिए अपने विचार, अपना एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको अलग अलग मंचों के माध्यम से दुनिया के सामने रखने का अवसर मिलता है। ये कहते हुए भी मैं दोबारा इस बात का रेखांकित करूंगा कि G20 से हम ये अपेक्षा कर ले कि वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर एक स्पष्टता हम G20 के माध्यम से इस साल दे पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि मनीष जी ने यूक्रेन वार की जिक्र की थी। आज के दिन में तो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज के रूप में यूक्रेन वार हमारे सामने खड़ा है। यानी एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया चीन खड़ा है, एक खड़ा है। बट डू यू नो, बाली में जो G20 हुआ था उसके 52 पैराग्राफ के उनके जो G20 का स्टेटमेंट था उसमें एक पैराग्राफ था यूक्रेन। अच्छा। बाकी सारा आर्थिक विषयों पर था, ऑयल पर था, एनर्जी पर था, क्लाइमेट पर था, दुनिया भर के मुद्दों पर होता है। इसलिए आज दुनिया के सामने एक बड़ा संकट जरूर है जिसका मनीष जी ने रेखांकित किया। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने का कोशिश चीन और उनके साथ रशिया जैसे देश मिलकर कर रहे हैं, वेस्ट को चैलेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है। पर वो लड़ाई लंबा चलने वाला है।
हमको उस लड़ाई में स्पष्ट एक रुख लेना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जो जिसको हम मोटे तौर पर लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर मानते हैं, वो वर्ल्ड ऑर्डर विथ ऑल इट्स फॉलीज, विथ ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स, आज के दिन में जो अल्टरनेटिव चीन दिखा रहा है उससे तो बहुत बेहतर है। तो चीन का जो सुझाया हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें लोगों को आर्थिक समृद्धि हो, राजनीतिक दृष्टि से कोई आजादी नहीं मिलेगा, आपको खाने को चीज मिलेगा, पीने को चीज मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, मुंह खोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर जो लाना चीन चाहता है, अथॉरिटेरियन ऑर्डर, उसका तो विरोध होना ही पड़ेगा। ये जंग तो हमारा लंबा चलने वाला है, आगे भी चलने वाला है। G20 के अवसर पर जितना हम अपना वैल्यू सिस्टम को दुनिया के सामने रख सकते हैं उतना रखने का प्रयास होना चाहिए। मुझे पूरा, मैं जानता भी हूं कि उस दृष्टि से कई तैयारियां हमारे सरकार की ओर से चल रही है। Ramesh ji, how successful is the Modi government in posing or giving an alternative to the Chinese authoritarian order? देखिए, राम माधव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर संकेत किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि वो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक आम सहमति बने। उस आम सहमति को बनाने के लिए जो ऐसे मुद्दे हैं जो पेचीदे हैं या जिनके ऊपर विरोधाभास है, विचारात्मक फर्क है, ये कोशिश की जाती है कि उसको किसी तरह से कालीन के नीचे फेंक दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब कोविड-19 शुरू हुआ तो मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी थी, रोटेटिंग अध्यक्षता थी, वो चीन के पास थी। और जब ये वायरस बढ़ना शुरू हुआ मार्च 2020 के महीने में, चीन ने अपनी प्रेसिडेंसी का उपयोग करते हुए उसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी। अप्रैल में जब वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी डोमिनिशियन रिपब्लिक के पास गई, उसके बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोविड-19 के ऊपर चर्चा हुई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक रचनात्मक तरीके से इस G20 के फोरम को आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जो एक नई विचारात्मक लड़ाई दुनिया में छिड़ गई है, उसमें किसी तरह से जो फासले हैं उनको कम करने की अगर कोई रचनात्मक कोशिश भारत कर पाएगा, इफ वी कैन कम आउट विद सम न्यू आइडियाज, यू नो, an ideological framework which can reconcile these contradictions, तो दुनिया में शांति बनाए रखने में ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक योगदान होगा। राम माधव जी की बात सही है कि अक्सर अमूमन ये होता है कि जो ऐसे पेचीदे मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ना की जाए, कि माहौल ना खराब किया जाए, जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है उसमें बिघन ना पाया जाए। जैसे अगर कोई शादी में रिश्तेदार रूठ जाता है तो उसको मना लिया जाता है कि भाई ऐसा शादी का मुहूर्त खराब ना कर दे। पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एक नई चुनौती हमारे सामने है, किसी ना किसी तरह से इसको रचनात्मक तरीके से निपटने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी 10 महीने पड़े हैं, कुछ ना कुछ कुछ नए विचार, कुछ नए आइडियाज, समथिंग दैट इंडिया कैन पुट ऑन द टेबल, हमको उसके बारे में विचार करना चाहिए। थैंक यू। आपके पास कुछ है, यू नो, हाउ डू वी गेट द इमेजिनेशन टू से दैट, यू नो, वी आर, हम चाइना का ऑल्टरनेटिव, जैसे कि आपने कहा, आपका ही सवाल का कोई जवाब है आपके पास कि ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर हम दे सकते हैं? मैंने जैसे कहा, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें कमियां है, इसमें सुधार आने की आवश्यकता है। कई लोग इसको, जिसको हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, उसको मानते हैं कि रूल बेस्ड यानी अमेरिकन रूल्स बेस्ड है। ऐसा भी इसका क्रिटिसिज्म होता है, ये रूल तय कौन करता है? अमेरिका करता है, तो वही रूल आपको मानना है। ऐसा नहीं है। आज दुनिया कोई यूनिपोलर नहीं है, आज दुनिया भी मल्टीपोलर है, रीजन्स भी मल्टीपोलर है। तो सब देश मिलकर इस रूल्स बेस्ड व्यवस्था को पक्का करे, कुछ सुधार करना है तो करे। उस दिशा में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा,
बहुत बड़ा योगदान होगा। बट साथ ही साथ दुनिया में जो आज के दिन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, उदाहरण के लिए यूक्रेन का आज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज उसको बढ़ावा देने में कई लोग लगे हैं। चीन लगा है एक तरफ रशिया के साथ, तो अमेरिका तो कल जेलेंस्की अमेरिका गया तो अनदर क्लोज टू $2 बिलियन वेपन्स देने को फिर घोषणा किया है। मतलब क्या है, और लंबा खींचेगा झगड़ा। ठीक है, युद्ध का एक कारण वहां है, जो भी है वहां चल रहा है, बट युद्ध को एंड करने का प्रयास कौन करेगा? वो प्रयास भारत जैसे देश कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, इवन यूक्रेन भी थोड़ा दुखी होकर भी बोलता क्या है कि भारत को इस युद्ध को समाप्त करने के एक रोल में आना चाहिए, भारत आएगा तो हम सुनने को तैयार है। क्योंकि भारत का आज एक स्टेचर भी है, भारत उस प्रकार के आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव रोल, जो दुनिया के संघर्ष को अंत करने वाला रोल को भारत को अदा करना पड़ेगा। क्योंकि अवसर आया तो मैं एक बात बताता हूं, जब बाली में लास्ट G20 में यूक्रेन का विषय, जो मैं एक पैराग्राफ की बात की थी, उसको आग्रह से अमेरिका डालना चाहता था, उतना ही आग्रह से रशिया विरोध करना भी चाहता था। पर ऐसे में भारत ने कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया कि रशिया भी उस पैराग्राफ से विरोध ना करे, सुने, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म जो होता है वो सुने, और रशिया अपना पक्ष रखे। लावरोव थे, रशिया के विदेश मंत्री थे, वो अपना पक्ष रखे। इस काम को करने में G20 पावर्स में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं कंट्रीज का नाम भी लेना उचित नहीं मानता हूं, पर 5-6 कंट्रीज भारत के पास आके आग्रह किया कि आप ही को ये काम करना है। दोनों को कहना है कि वो बोलेंगे भी, ये सुनेंगे भी, ये बोलेंगे तो बाकी सब सुनेंगे। इस प्रकार का रोल भारत कर सकता था, ये हमको बाली में अनुभव में आया है। वहां कोई वॉकआउट नहीं हुआ है, कोई रशिया उठ के नहीं चला गया है। तो इसलिए भारत का आज एक स्टेचर है, उस स्टेचर के मुताबिक हाँ, मैं मानता हूं कि जैसा मनीष जी सजेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा एक विकल्प को पेश करने का प्रयास जरूर होगा और एक सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होगा। इसलिए मोटो भी हमने हमारे संस्कृति का अनुरूप मोटो लिया है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। इस कल्पना को हमने इस बार दुनिया के सामने रखने का एक अच्छा प्रयास हमने इस बार किया है, तो हमारा प्रयास चलेगा। वन वर्ल्ड वन फैमिली में कांग्रेस का क्या रोल होगा मनीष? यू फील पार्ट ऑफ दिस फैमिली? देखिए, ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो भारत का सदा ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वर्चस्व रहा है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1953 में पहला जो कोरिया के साथ युद्ध हुआ। जब कोरियन युद्ध में संधि हुई, उस संधि में भारत का एक बहुत बड़ा रोल था और भारत के प्रयास थे जिनके कारण वो संधि हो पाई। और जो लोग इन सब्जेक्ट्स में, इन विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस बात को जानेंगे कि वो जो आर्मिस्टिस हुआ था, उसमें जो उस समय के विदेश मंत्री थे और बाकी लोग थे, उन्होंने एक बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई। इसी तरह चाहे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट रही है, गुट निरपेक्ष देशों का आंदोलन रहा है, या जब 1983 में हमने यहाँ पे चोगम होस्ट किया था, तो हर बारी जब भी भारत ने कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भारत में होस्ट की है, तो उसका कोई ना कोई एक रचनात्मक हल दुनिया की विश्व शांति के लिए निकला था। जैसे मुझे याद है जब 1983 में चोगम होस्ट हुआ था, उसके बाद ये 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का इनिशिएटिव वहाँ से निकला था। और वर्ष 1984, 85, 86 में काफ़ी इसके ऊपर दुनिया में चर्चा रही कि परमाणु निरस्त्रीकरण किस तरह से हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर सरकार और हर देश जिसको ये मौका मिलता है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ जो उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए, पर उससे जो एक बड़ा उद्देश्य है कि किस तरह से ये जो दुनिया है उसमें लोग अमन, चैन, शांति से जी सकें, जो उनका ज़िंदगी का स्तर है वो किस तरह से बढ़ सके। जिस तरह की आर्थिक मार कोविड के कारण सिर्फ भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में पड़ी है, उससे किस तरह से जो
ग्लोबल अर्थव्यवस्था है वो उभर सके। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को एक दलगत सियासत से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है। पर इसको लेके गवर्नमेंट का भी हाथ है, ऑपोजिशन तो अपोज करेगी, लेकिन सबको साथ लेना, बिफोर वन वर्ल्ड करने से पहले वन इंडिया तो करना पड़ेगा ना। तो हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू प्रपोज टू दैट? नहीं, ये कोई अपोजिशन को रूलिंग पार्टी साथ में लेना ऐसा नहीं है, सब मिलकर करना है। G20 इस देश का प्रेसिडेंसी है, बीजेपी का प्रेसिडेंसी नहीं है। विपक्षों को भी उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसलिए ये देश के सामने एक बहुत अच्छा अवसर है, अपने देश के वैल्यूज को, अपने देश के विचार को दुनिया के मंच पर रखने का अवसर मिलता है। जैसे मैंने कहा, कई साइडलाइंस इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को अवसर बनाकर हमको अपना एक अच्छा, भारत का एक अच्छा चित्र दुनिया के सामने रखना चाहिए। तो इसमें सबका सहयोग की आवश्यकता होती है। पर इस पर भी अगर हम कुछ राजनीति शुरू कर देंगे, इस पर भी हम क्यों प्राइम मिनिस्टर इतना प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ये सब शुरू कर देंगे, तो फिर वही चित्र दुनिया में जाएगा। इसलिए आज वन वर्ल्ड वन फैमिली ये कोई रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी थोड़ी है, अपोजिशन का भी तो जिम्मेदारी है, यही चित्र, यही नक्शा दुनिया के सामने जाए। पर मनीष, एलिफेंट इन द रूम है चाइना के साथ जो इनकर्जन हुआ, जिसको अगर कुछ सवाल करें तो फिर इमीडिएटली वो टैग आ जाता है एंटी नेशनल। अभी राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे तो जयशंकर ने उनको जवाब दिया। तो देयर इज, डू यू फील कि सवाल करने में भी देयर इज अ प्रॉब्लम, और शुड वन नॉट रेज इट बिकॉज एंड जस्ट टेक द वर्ड ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए, ऐसा है कि देश में या देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं, उनके ऊपर बहुत ही एक खुले मन से और खुले दिमाग से और विस्तार पूर्वक और रचनात्मक चर्चा करने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो, जब 1962 में चीन के साथ संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, जब चीन ने आक्रमण किया, तो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के ऊपर 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत विस्तृत चर्चा उस युद्ध के ऊपर हुई। उसमें लोकसभा में 165 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद जब 1994 में पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विलिफिकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो भारत की संसद ने सर्वसम्मति से 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको 2012 में दोहराया गया कि जो पार्टीशन का अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो जो अवैध तरीके से इलाके पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, उनको वापस लेना है। इसी तरह से अगर आप दुनिया में भी देखो, चाहे पहला महायुद्ध हो या दूसरा महायुद्ध हो, जो लोकतांत्रिक देश थे, उन लोकतांत्रिक देशों में जब युद्ध चल रहा था तो जो सरकार थी वो पूरी तरह से संसद को अवगत कराती रहती थी कि युद्ध की ताज़ा परिस्थिति क्या है। अगर आपको याद हो कि 1983 में जब फॉकलैंड की लड़ाई हुई, और मैं अनेकों उदाहरण लोकतंत्र के दे सकता हूं, तो अगर सरकार ये मानती है कि चीन के ऊपर चर्चा करने से कोई देश का मनोबल कमज़ोर होगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि अगर चीन के ऊपर एक रचनात्मक चर्चा सदन में होती, और सिर्फ ये सरहद पे जो हो रहा है उस पे सीमित नहीं है। देखिए, 2012 से, जब से शी जिनपिंग 2013 से चीन के राष्ट्रपति बने हैं, चीन का जो रुख है वो भारत की तरफ बदला है। और विडंबना ये है कि एक तरफ तो सरहद के ऊपर तनाव है और दूसरी तरफ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो चीन के साथ बढ़ता जा रहा है और एक एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो क्या हमको कदम उठाने चाहिए, क्या एक आम सहमति बनाने की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, कि ये जो चीन की चुनौती है इससे कैसे निपटा जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर संसद में ये चर्चा होती, क्योंकि कल तो आखिरी दिन है लोकसभा का, अभी राज्यसभा के कुछ दिन बचे हैं, तो इससे एक जो नेशनल रिजॉल्व है, जो एक राष्ट्रीय दृढ़ता है चीन से निपटने के लिए, वो उभर के उजागर होती, ना कि उसमें कोई कमजोरी आती। ऐसा है, चर्चा होगी नहीं होगी पार्लियामेंटेरियंस खुद, मनीषी और रूलिंग पार्टी तय करेंगे। बट चर्चा जब विपक्ष में जिनका नाम लिया गया था,
उस समय जरूर हुई थी, एक आध बार हुई थी, बार बार कभी नहीं होती थी। इस देश के अंदर चीन की सीमा पर चीन की सीमा का उल्लंघन के उदाहरण सभी सरकारों के समय हंड्रेड्स में होते हैं हर साल, हंड्रेड्स में, नॉट इवन टेंस। इसका आंकड़ा पार्लियामेंट के सामने है। हर बार होते ही बहस कहो, मंत्री बयान दिए हैं, मंत्री वहां की परिस्थिति एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी बयान करना है, बाकी मुद्दे बाजू रखना, इस पर बयान करना है, ये आग्रह विपक्ष का रखना, उस पर क्या निर्णय करना पार्लियामेंट करे। पर मेरा कहना इतना ही है कि क्या ये बहस हम उतना ही सम्मानजनक करेंगे जितना वाजपेयी जी करते थे, या ये कहेंगे देखो हमारे सैनिक पिट रहे हैं। ये आपका बयान होता है, कहां पिट रहे हैं भाई, हम तो पीट रहे हैं। तो आप सार्वजनिक बयान देते हो कि पिट रहे हैं, भारत के जवान पिट रहे हैं, और मीडिया साइलेंट है। मीडिया कहां साइलेंट है? मीडिया दिन भर दिखा रहा था, दिन भर मीडिया पे बहस हो रही थी, वहां कांग्रेस के भी नेता बोल रहे थे, बीजेपी के भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। पर अगर हमारा बहस का पार्लियामेंट के बाहर ये लेवल है, पिट रहे हैं सेना, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या बोल देंगे, ये भी तो सोचना चाहिए कि बहस हो, पर बहस उस प्रकार का हो जिस प्रकार का वाजपेयी जी का, नरसिम्हा राव जी का वगैरह का होता था। उस प्रकार का हम उस स्तर पे बहस करने की स्थिति में आ जाए, या आज हम उस स्थिति में आ गए कि हर चीज में हम तुतु में पे ही रहेंगे। यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं बात इन प्रिंसिपल मैं भी सहमत हूं, ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति चाहिए, पर मूड क्या है इस देश के अंदर? कभी बोल देता है तो कुत्ता आजादी के आंदोलन में गया क्या, कुत्तों से बहस शुरू हो जाती है। तो कहां हम इस प्रकार की बहस कर पाएंगे देश के सीमा सुरक्षा को लेकर? ऐसा है प्रिया जी कि पहली बात तो ये है कि अगर हम अपनी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के ऊपर शक करना शुरू करेंगे, जो लोग 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विवेक के ऊपर, उनकी जिम्मेवारी के ऊपर, उनकी संजीदगी के ऊपर शक करना शुरू करेंगे, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा अभिप्राय नहीं है। दूसरा, मैं राम माधव जी को बताना चाहता हूँ कि एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि जब जब सरहद के ऊपर तनाव रहा है, संसद में चर्चा हुई है। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि 1967 में जब नाथुला के ऊपर भारत ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा था, 1967 में वो विस्तृत चर्चा आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो नाथुला में हुआ है उसको लेके हुई थी। 1971 में जब हमने बांग्लादेश का निर्माण किया, दक्षिण एशिया का जो भूगोलिक मैप था उसको 1947 के बाद रीड्रॉ किया। जब वो लड़ाई चल रही थी, उसके साथ साथ संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, और रोज जो लड़ाई की प्रोग्रेस होती थी सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री जगजीवन राम या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी संसद को अवगत कराती थी। उसके बाद 1985 में जब समुद्रुंग चू की घटना हुई, और उस समुद्रुंग चू की घटना को लेकर अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। उसके चर्चा होती है, पर लेवल ऑफ देखिए चर्चा ऐसा है लेवल ऑफ चर्चा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आपको अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के विवेक के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अनेकों उदाहरण हैं लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में, कि जब किसी गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है, पार्लियामेंट हैज ऑलवेज रिजन टू द ओकेजन। सो ये कहना कि अगर संसद में चर्चा होगी तो चर्चा का स्तर गिर जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि हम सिर्फ अपने सांसदों का ही नहीं पर लोकतंत्र के तौहीन करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, चर्चा बिल्कुल होना चाहिए, जो उसका निर्णय है आप ही करेंगे। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर तय करेंगे कब करना है, क्या करना है। पर मैं इतना कह रहा हूं, आप सुमदो रामचू का उदाहरण ले रहे हैं। सुमदो रामचू का अगर कोई कंपैरिजन करना है ना, तो 2020 का जो घटना हुई थी गलवान में, उससे करना है। अरुणाचल का नहीं, अरुणाचल जैसी घटनाएं, अरुणाचल की घटना तो पिछले साल भी हुई थी उसी प्रकार, जिसका वीडियो सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार सीमा पर तनाव हमारा चलते रहता है। उसको हमारा सेना, विशेषकर ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन आर्मी काफी तैयार होकर इसको सामना करती है। हम आज उनको आगे बढ़ने नहीं देते, रोकते हैं। क्या गलवान की घटना हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई क्या? पार्लियामेंट में हुई थी।
या अभी जो ले में जो स्टैंड ऑफ है उस पर चर्चा नहीं हुई क्या? हुई थी चर्चा में, कब पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही थी? पर मैं वो कहते हुए भी ये कह रहा हूं, हमें इस चर्चा में इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपने 71 की बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहे थे, प्रशंसा किए थे। जो वहां उस समय जो भारत की सेना की उपलब्धि हुई थी उस पर तारीफ की गई थी। आज तो यहां सेना चीन की सेना को रोक रही है, फिर भी कहा जा रहा है कि हमारी सेना पिट रही है। हमने रोका है, सेना में उल्लंघन करने नहीं दिया, पिट रही। मैं वो बहस की कह रहा हूं, पार्लियामेंटेरियंस पर पूरा सम्मान है। जब भी बहस होगा अच्छा बहस होगा, नहीं तो बहस को संभालने वाले लोग भी स्पीकर्स वगैरह होते हैं, वो बात नहीं। पर हमको वो ध्यान रखना चाहिए, मैं इतना ही कह रहा था। आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसा है प्रिया जी कि चर्चा कोई इस बात पे नहीं मांगी गई है कि जो सरहद पे तनाव है सिर्फ उसके ऊपर चर्चा हो। चर्चा इस बात के ऊपर मांगी गई है कि वर्ष 2012-13 से लेकर जो चीन का रुख है वो सिर्फ भारत के प्रति ही नहीं पर जितने उनके पड़ोसी हैं उनके प्रति उग्र हुआ है। 2013 में डेप्सैंग की घटना हुई, मुझे याद है कि मैं उस समय सरकार में था और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना पहला विदेशी दौरा करने वाले थे। उस समय उनको ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि भाई आपका भारत में स्वागत नहीं है जब तक आपकी फौज डेप्सैंग से वापस नहीं जाती। फिर उसके बाद 2015 में जब शी जिनपिंग भारत आए हुए थे, चुमर की घटना हुई, उसके बाद फिर डोकलम की घटना हुई, फिर अप्रैल 2020 में चीनी फौज जो नियंत्रण रेखा है उसको पार करके भारत की सरहद में आ गई, फिर उसके बाद गलवान की घटना हुई, फिर तवांग की घटना हुई। सवाल ये है कि 2012 से निरंतर और लगातार ये घटना का क्रम जारी है। तो ये चीन का जो उग्र रुख है भारत के प्रति, जो डिस्पोजिशन है, और सिर्फ भारत के प्रति ही नहीं है, अगर आप साउथ चाइना सी में देखें, अगर आप ईस्ट चाइना सी में देखें, उनके बाकी जो पड़ोसी है उनकी तरफ भी उग्र रुख है। तो इस चीन के उग्र रुख को किस तरह से आपको रोकना है, उसमें क्या कदम उठाने जरूरी है, तो एक ब्रॉडर डिस्कशन ऑन साइनो इंडियन रिलेशनशिप की संसद में जरूरत है और इस चीज के ऊपर चर्चा मांगी गई थी। लास्ट कमेंट आपके लिए। नहीं, उस पर मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट के अंदर किन मुद्दों पर समय के आधार पर कब चर्चा होगी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो मनीष जी कह रहे हैं। वो तो 2012 या उससे पहले से भी चीन की नीति क्या रही, रुख क्या रहा है, भारत का क्या रेस्पॉन्स रहा है। मैं कहता हूं भारत का रेस्पॉन्स क्या रहा है, तो उस समय यही स्थिति थी ना कि हम शी जिनपिंग साहब क्या उनके प्रीडिसेसर्स को हम कहते थे कि आप वापस जाओ, आप वापस लो आपकी सेना को। आज हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम डंडा लेकर पीट रहे हैं। ये जान रखो, ये आज इसकी प्रशंसा क्यों नहीं होती है, इसका स्वीकार्यता क्यों नहीं होती है कि हम न केवल डिप्लोमेसी कर रहे हैं पर ग्राउंड पर भी खड़े हैं हमारी सेना। आज वही लद्दाख में जहां 2000 ने जो डेप्सांग वैली का जो इनकर्शंस की बात मनीष जी ने की थी, 2013 में जो हुआ था उसमें 21 दिन आके बैठे थे अंदर, हम डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रहे थे। पर ये बार ऐसा नहीं हुआ है, ये बार हम 50,000 सेना को भी खड़ा किया है वहां, और वहां टैंक्स भी खड़ा किए हैं, वहां हमारी पूरी ताकत के साथ हम खड़े हैं, वहां भी खड़े हैं। वही उसी प्रकार हम इधर अरुणाचल में भी खड़े हैं। आज हम केवल उनको कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं दे रहे डिप्लोमेटिकली, जो डिप्लोमेटिक एक्शन होना था वो होगा। हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री से बाली में भी बात किए हैं, उससे पहले मॉस्को में भी बात हुई है, वो बातचीत जारी रहेगा। पर ग्राउंड पर भी हम आज स्ट्रांग पोस्चरिंग ले रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जब ये एक बहुत ही टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमारे पॉलिसी में आया, जिसमें बिसाइड्स प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी वी आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रांग ग्राउंड पोस्चरिंग आल्सो एंड इट इज यील्डिंग गुड रिजल्ट्स फॉर अस। आज हमारा तारीफ सुनने को नहीं मिलता है, उल्टा हमको यह कहा जाता है कि हमारी सेना पिट रही है। नहीं, हम पिट नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा था, इस एप्रिसिएशन के साथ हमको जरूर बहस करना चाहिए जब भी पार्लियामेंट तय करता है। ओके, मैं सिर्फ आखिरी बात राम माधव जी को कहना चाहता हूं कि कोई पहली बार ही नहीं हुआ कि भारत की सेना ने एक बहुत ही दृढ़ स्टैंड लिया है। मैं फिर समुद्रंगचू की बात करना चाहता हूं कि 1985 से लेके 87 तक जिस तरह से समुद्रंगचू में भारत की फौज ने चीन की फौज को खदेड़ा,
उसके कारण वो मौका बना कि 1988 में जो पहला प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट था 1962 की लड़ाई के बाद वो हुआ, और उसका फलस्वरूप था कि 1993, 1996, 2012 के जो अग्रीमेंट्स थे वो चीन के साथ उनके ऊपर हस्ताक्षर हुआ। बुनियादी सवाल ये है कि चीन वो जो 3 अग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए थे भारत के साथ कि सरहद के ऊपर वो ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, आज वो उनसे पीछे क्यों हट रहे हैं? उसका क्या कारण है? चीन की मंशा क्या है? डू वी हैव अ रीड ऑन चाइनीज इंटेंशंस? सो इन सब मुद्दों के ऊपर एक बहुत ही व्यापक रचनात्मक चर्चा की जरूरत है, और इसीलिए विपक्ष निरंतर और लगातार ये कह रहा था कि ब्रॉडर साइनो इंडियन रिलेशनशिप के ऊपर यू रिक्वायर अ प्रॉपर सीरियस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इन पार्लियामेंट। बरेशी सुंदोरांगचू वाला जो घटना आपने बताया उसका सीक्वेंस अलग है। सुंदोरांगचू में 1986 में जब विंटर्स में हमारी सेना वापस आई थी, चीन की सेना कब्जा की थी। 87 में जब हमारी सेना को पता चला, बिना प्रधानमंत्री के अनुमति के वेट करते हुए जनरल सुंदर जी ने अपने ब्रिगेड्स को भेजा, अपने बटालियंस को भेजा था ऊपर। और जब ये बात ऑफिसर्स के सामने आई, राजीव गांधी जी के सामने ऑफिसर्स ने जनरल सुंदर जी पर गुस्सा किया है। गुस्सा किया था तो जनरल सुंदर जी ऑफिसर्स को कहते हैं कि आपको और कहीं से सुझाव लेना है, कैसे वहां उसको हैंडल करना है, वहां जाके सुझाव लीजिए। मैं जो सही था वो किया था। उसका परिणाम ये था, आपने 1998 की बात की थी मनीष जी। 1998 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे, डेंग सियाओपिंग से भी मिले थे, तब सीमा पर चर्चा ही नहीं किए थे। ये तय था कि लेट अस फ्रीज द बॉर्डर फॉर फ्यूचर, लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल अदर रिलेशंस। चीन को बहुत सूट करता था, इसीलिए वो स्टैंड ऑफ 5 साल चली थी, 93 तक चली थी। मैं पूछता हूं 93 तक क्यों चली वो स्टैंड ऑफ? अगर 86 में ही प्रोएक्टिव मेजर ले लिया, पुश कर दिया, तो 93 में पीवी नरसिम्हा राव को एग्रीमेंट करके, एक फेल्ड एग्रीमेंट था वो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिसमें हमको भी पीछे आना पड़ा, उनको भी पीछे जाना पड़ा। हम क्यों पीछे आए भाई? वो हमारी भूमि थी, पर वो एग्रीमेंट था वो। इसलिए इतिहास में, इसमें मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री था। उसके बाद आज की स्थिति में काफी अंतर है। आज हम सीमा के हर इंच की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उसका भी एप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, मैं राम माधव जी को बहुत संजीदा व्यक्ति मानता हूं। क्या भारत देश की सेना बगैर प्रधानमंत्री की अनुमति के, बगैर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अनुमति के अपने आप ऐसे संवेदनशील फैसले ले सकती है? तो इसलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री को, राम माधव जी एक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ये कहना कि प्रधानमंत्री को उसकी जानकारी नहीं थी या कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से क्लियरेंस नहीं ली गई थी, माफ करना, मैं आपको बहुत संजीदा व्यक्ति मानता हूं, पर यह बहुत बचकाना बयान है। आपका तो बचकाना समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी सरकार का निर्णय है कि सीमा पर जो निर्णय लेना है सेना को, सेना ले सकती है। कैबिनेट कमेटी तक नहीं आएगा मनीष जी, आप सरकार में नहीं है, आपको पता नहीं है। सरकार में आज तय है, अभी भी जो बॉर्डर पे चर्चा हुई है, आप अभी पता नहीं कितने साल लगेगा, अभी बदल गया है सरकार की नीति बहुत कुछ। सेना के कमांडर्स को आज अनुमति है, 86 में नहीं था। जनरल सुंदर जी ने स्वयं इसके बारे में लिखा था, स्वयं लिखा था कि मैं स्वयं निर्णय लिया। आर्मी ऑफिसर्स ने लिखा था कि वो स्वयं सुंदर जी का निर्णय था। इसके ऊपर काफी बहस हुई थी। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मेरा बचपना नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए, पढ़ना मैं कहने वाली थी तो मैच्योर डिस्कशन पर बचपना पे आ गया है। सो आई थिंक आई विल एंड इट, अदरवाइज मनीष जी दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं। बट आई विल कॉल यू बैक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन, राम माधव जी एंड मनीष जी। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.